गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि अपन थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री, और आज उसका लास्ट जो है लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको सेंड करूँगा अभी। लास्ट इसलिए क्योंकि ये यूनिट यहाँ ख़त्म हो जाएगी। कार्नोट साइकिल हम कर चुके हैं, सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का स्टार्ट हो चुका है और उसमें कार्नोट साइकिल कर चुके हैं। आज हमको ओनली कार्नोट थ्योरम करनी है, और इसके अलावा कुछ वैसे तो सिलेबस में यहीं तक है, पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि सिलेबस में नहीं है बट उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक दो टॉपिक भी मैंने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ कार्नोट थ्योरम यानी कार्नोट प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार क्या है कि उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन की जो दक्षता होती है वो अनुत्क्रमणीय अन्य ऊष्मा इंजनों से अधिक होती है। यानी जो रिवर्सिबल हीट इंजन होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी है, ईटा जिसको हम बोलते हैं, वो एफिशिएंसी इरिवर्सिबल और किसी भी टाइप का अदर इंजन हो, अदर हीट इंजन हो, उनसे ज़्यादा होती है। यानी रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ये चीज़ कार्नोट ने बताई थी, और वो चीज़ हमने प्रूफ करी है यहाँ पर एक जो है थ्योरम के थ्रू कि सभी अगर उत्क्रमणीय जो ऊष्मा इंजन है जो दिए गए दो तापों के बीच में कार्य करते हैं, उनकी दक्षता क्या होती है, यानी उनकी एफिशिएंसी इक्वल होती है। क्योंकि ऊष्मा इंजन की जो दक्षता है यानी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है, वो सोर्स यानी स्रोत एवं सिंक के टेम्परेचर पर निर्भर करती है ना। यानी जो हमने मैटर लिया है, यानी जो रिएक्टिंग सब्सटेंस लिया है, मैटर लिया है, यानी कि जो कार्यकारी पदार्थ है, और जो मीडियम है उस पर निर्भर नहीं करती है। जो आइडियल गैस हमने ली थी उस पर और मीडियम पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि किस पर डिपेंड करती है, ओनली इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर। यानी हम कह सकते हैं द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड द टेम्परेचर ऑफ सिंक, इन दो पे डिपेंड करती है। इसीलिए कोई भी हीट इंजन हो, इवन इट मीन्स रिवर्सिबल हीट इंजन, कोई भी रिवर्सिबल हीट इंजन होगा तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ हमने किया है, देखिए ये दो हीट इंजन है ए एंड बी। ठीक है, इधर सोर्स है जिसका टेम्परेचर है T1 केल्विन, इधर सिंक है जिसका टेम्परेचर है T2 केल्विन। आप देखें कि ये सोर्स से Q हीट लेता है, ए इंजन जो है वो सोर्स से उसने Q हीट ली है, W1 वर्क किया है वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर यानी कार्यकारी पदार्थ के ऊपर, और Q1 हीट जो है, बची हुई जो हीट है वो कहाँ दे देता है, सिंक को दे देता है। यहाँ साइन उल्टे लगे हुए, लेकिन एक बार हम सीधा ही देखते हैं तो हम देखेंगे कि ये जो बी इंजन है इसने भी क्या किया, सोर्स से Q हीट ली, W2 वर्क किया, और Q2 हीट कहाँ दे देता है, वो सिंक को देता है। ये दो रिवर्सिबल, ये दो जो है हम बात कर रहे हैं कि रिवर्सिबल इंजन है। अगर हम इनको एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें तो क्या होगा, तो देखिए टू रिवर्सिबल इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, यानी दो ताप T1 और T2 के बीच में, T1 ताप किसका है, सोर्स का, और T2 ताप किसका है, सिंक का। इन दोनों के बीच में दो उत्क्रमणीय इंजन काम कर रहे हैं ए और बी। ठीक है, वही चीज़ है कि जो इंजन ए है वो Q हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, कहाँ से, T1 केल्विन यानी सोर्स से, और W1 वर्क कर रहा है, और रिमेनिंग हीट जो है यानी Q माइनस W1 इज इक्वल टू Q1। ठीक है, आप देखेंगे Q माइनस W1, क्योंकि W वर्क कर लिया और टोटल हीट ली थी Q, तो Q माइनस W1 तो बची कितनी, Q1, वो कहाँ दे दी उसने, सिंक को दे दी। ठीक है, वही चीज़ है, गिव इट टू सिंक। ऐसे ही हम देख रहे हैं दूसरा इंजन बी, वो भी एब्जॉर्ब कर रहा है Q हीट T1 केल्विन सोर्स से। ठीक है, और W2 वर्क कर रहा है, रिमेनिंग हीट कहाँ दे रहा है, यानी Q माइनस W2 इज इक्वल टू Q2, ये कहाँ दे रहा है, वो सिंक को दे रहा है। ठीक है, हमने ये मान लिया, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, जबकि होता क्या, अभी हमने सबसे पहले कहा कि दो उत्क्रमणीय इंजन जो समान तापों के बीच में कार्य करते हैं उनकी दक्षता समान होती है, लेकिन ऐसा हम मान के चले अगर कि ए की दक्षता बी से ज़्यादा है, यानी हम मान के चले कि द एफिशिएंसी ऑफ इंजन ए इज हायर देन इंजन बी, इट मीन्स वर्क भी क्या होगा, इंजन ए द्वारा ज़्यादा किया जाएगा एज कम्पेयर टू बी। लेकिन जो सिंक को टेम्परेचर दिया है वो जो बी इंजन है वो ज़्यादा देगा। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर वर्क ज़्यादा किया है इसका मतलब उसने जो Q हीट ली थी वो ज़्यादा यूज़ करी है, तो सिंक को देने वाली हीट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी जो इंजन ए था उसने वर्क ज़्यादा किया, W1 ज़्यादा किया, तो जो सिंक को हीट दे रहा है Q1 वो कम देगा। लेकिन जो हीट इंजन बी था उसने वर्क कम किया W2,
इसका मतलब उसने ज़्यादा हीट क्या कर दी, रोक ली, वर्क ज़्यादा नहीं किया, तो ज़्यादा हीट, वो जो बची हुई हीट है वो ज़्यादा होगी, और वो कहाँ देगा, वो सिंक को देगा, यानी Q2 ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये कहें कि ए ने वर्क ज़्यादा किया, इसका मतलब ए की एफिशिएंसी ज़्यादा हुई, तो ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है बी से, ए ने वर्क भी ज़्यादा किया, यानी W1 ज़्यादा है W2 से, बट जो सिंक को एनर्जी दी वो किसने ज़्यादा दी, बी ने ज़्यादा दी, यानी Q2 इज़ हायर देन Q1। ये हम मान के चलते हैं। अगर ऐसा है कि एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज़्यादा है, तो हम दोनों इंजनों को कंबाइन कर देते हैं। कैसे, एक को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक को बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ए को तो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन में कर दिया और बी वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी ये वाला जो डायग्राम है इसके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं हम, कि ए फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और बी बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ है कि इफ बोथ इंजन कंबाइन इन सच ए मैनर दैट ए वर्किंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बी वर्किंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन, विपरीत दिशा में, ठीक है, देन इट इज़ परमिशेबल, ऐसा हो सकता है, बिकॉज ए एंड बी आर रिवर्सिबल इंजन, और हम ऐसा कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, रिवर्सिबल इंजन है। तो अब देखिए हीट चेंज क्या होगी T1 टेम्परेचर पे, T1 टेम्परेचर पर अगर आप देखें तो इंजन ए Q हीट लेगा, क्योंकि इंजन ए तो ले रहा है हीट वहाँ से, और इंजन बी वहाँ हीट दे रहा है Q। आप देखें वापस से इस चीज़ को देखें वापस, ये देखिए T1 केल्विन टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ए जो है वो Q हीट ले रहा है, लेकिन बी जो है वो Q हीट दे रहा है सोर्स को। ठीक है, वर्क अगर आप देखें तो ए W1 वर्क कर रहा है, यानी सिस्टम वर्क कर रहा है, यानी पॉजिटिव वर्क है, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ सिस्टम पर वर्क हो रहा है, यानी नेगेटिव वर्क है। ठीक है, और T2 केल्विन पर अगर आप देखें तो ये Q1 हीट दे रहा है, यानी माइनस Q1, और ये Q1 हीट ले रहा है, यानी प्लस Q2। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए अगर हम देखें हीट चेंज एट T1 टेम्परेचर पे, T1 केल्विन पे, तो देखिए इंजन ए Q हीट लेता है, यानी प्लस Q, इंजन बी Q हीट देता है, यानी माइनस Q। वर्क डन अगर आप देखें तो ए जो इंजन है उसने वर्क किया, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम, इट मीन्स पॉजिटिव वर्क, एंड इंजन बी पे हम कह रहे हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, इट मीन्स नेगेटिव वर्क। और अगर हम देखें T2 केल्विन पे क्या चेंज हुआ, कि जो इंजन ए था उसने हीट दी, यानी माइनस Q1, और इंजन बी ने वहाँ से हीट ली, यानी कि प्लस Q2। ठीक है, तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई T2 पर, T2 केल्विन पर अगर हम देखें तो टोटल हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई, प्लस का Q2 माइनस Q, है ना, प्लस का Q2 माइनस Q1, है ना, इसलिए ये हो गया माइनस Q1, प्लस का तो है Q2 माइनस Q। टोटल वर्क कितना हो गया, W1 माइनस W2, क्योंकि वर्क प्लस का है और W2 क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो देखिए हीट चेंजेस T2 एब्जॉर्ब कितनी हुई, आप देखेंगे कि इसने तो इंजन ए ने तो Q1 वहाँ दी थी, ठीक है, दे दी थी T2 केल्विन में, यानी सिंक को दी थी, और इसने सिंक से ली, तो इतनी ली और इतनी दी, तो इसका जो डिफरेंस होएगा वही तो हीट एब्जॉर्ब हुई है, यानी Q2 माइनस Q1। ठीक है, और वर्क डन कितना हुआ, अगर आप वो देखेंगे तो इसने प्लस का W1 वर्क किया, इसने माइनस W2, यानी W1 माइनस W2। ठीक है, और हम जानते हैं कि Q1 क्या है, Q माइनस W1 है, हमें मालूम है Q1 यही तो है जो टेम्परेचर सिंक को दिया गया, किसने, इंजन ए ने, और वो हीट जो इंजन ए ने सिंक को दी वो क्या थी, जो एब्जॉर्ब करी थी उसमें से वर्क को माइनस कर दे वही थी। और ये क्या है, Q2 क्या है, हम जानते हैं W माइनस W2, सॉरी Q माइनस W2, यानी अगर Q हीट वो ले रहा है और W2 वर्क कर रहा है, ठीक है, तो वो सिंक को कितनी देगा, Q2, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास है पहले से, हम जानते हैं। तो हीट एब्जॉर्ब एट T2, यानी T2 केल्विन पर कितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हमने अभी देखा था फॉर्मूला, वो ये रहा Q2 माइनस Q1, यही थी Q2 माइनस Q1। तो इसमें Q2 और Q1 की जो है वैल्यू पुट कर देंगे। Q2 की वैल्यू देखो ये रही, Q माइनस W2 माइनस, फिर है Q1 की वैल्यू है Q माइनस W1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस Q और प्लस का W1, Q से Q कट जाएगा, बचेगा क्या, W1 माइनस W2, और यानी कि W1 जो वर्क है उसमें से W2 वर्क को आप लेस करोगे तो कुछ ना कुछ वर्क आएगा। कब, जब हम इसे रिवर्सिबल, या हम कहें कि हमने इस तरीके से दोनों इंजनों को लगाया कि एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है और दूसरा बैकवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है।
तो एक के वर्क में से अगर दूसरे के वर्क को माइनस करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क निकल के आएगा। ठीक है, इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है? इससे निष्कर्ष ये निकल रहा है कि अगर हम इमेजिनरी रूप से यानी काल्पित युग्मित जो उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन है उनको T2 ताप पर अवशोषित ऊष्मा को बिना किसी बाह्य परिवर्तन के, यानी T2 ताप पर जितनी ऊष्मा अवशोषित हो रही है उसको बिना किसी बाह्य परिवर्तन के पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है, और ये ऊष्मागतिकी के नियम के विरुद्ध होता है। यानी ये जो हमने कंडीशन ली थी ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि दो उत्क्रमणीय ऊष्मा इंजन जो समान तापों के बीच में कार्य कर रहे हैं उनकी दक्षता सेम होती है, यानी कि उनकी एफिशिएंसी सेम होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंजन की एफिशिएंसी दूसरे इंजन से अधिक हो, क्योंकि हमने कहा समान तापों के बीच में, यानी सोर्स और सिंक का टेम्परेचर अगर सेम है तो उस टेम्परेचर पे, यानी बिटवीन सोर्स एंड सिंक, उस सोर्स और सिंक के टेम्परेचर के बीच में जितने भी हीट इंजन वर्क करेंगे, चाहे वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में वर्क करें चाहे वो बैकवर्ड डायरेक्शन में वर्क करें, उनकी एफिशिएंसी इक्वल होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक की एफिशिएंसी दूसरे से ज़्यादा होगी, बिकॉज द एफिशिएंसी इज डिपेंड ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक, नॉट ऑन मीडियम एंड नॉट ऑन वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो इसलिए ऊष्मा जो ये कार्नोट थ्योरम है इससे यही चीज़ प्रूफ होती है कि दोनों हीट इंजनों की जो एफिशिएंसी है यानी दक्षता है वो समान होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ऊष्मागतिकी के नियम के विरुद्ध है, इसलिए ये चीज़ नहीं होगी। ठीक है, अतः समान तापों के बीच कार्य करने वाले दो उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षताएं भिन्न नहीं हो सकती, यह ऊष्मागतिकी के नियम के अनुरूप है। ठीक है, अब मैंने आपको कहा कि ये तो यहाँ पे देखा जाए तो ये यूनिट एक तरीके से ख़त्म हो जाती है, लेकिन आप देखेंगे लास्ट ईयर्स के अगर आप पेपर उठा करके देखें तो कई बार हैश का लॉ पूछा गया है, कई बार किरचॉफ लॉ पूछा गया है, और ये टॉपिक आप देखेंगे कि आपको अगर सिलेबस उठा के देखेंगे तो वहाँ पर आपको एज ए सिलेबस में ये टॉपिक नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन ये पूछे गए हैं इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ ये टॉपिक्स भी डिस्कस किए हैं कि हैश का स्थिर ऊष्मा संकलन का नियम, यानी हैश लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट सिमुलेशन, इसके अनुसार क्या है कि यदि किसी रासायनिक परिवर्तन को एक या अनेक पदों में या उससे अधिक पदों में प्रक्रमों से किया जा सके तो संपूर्ण परिवर्तन में जो उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का जो परिमाण है वो समान होगा, चाहे परिवर्तन किसी भी प्रक्रम से किया जाए। यानी कहने का मतलब है कि चाहे आप डायरेक्ट कन्वर्ट करें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में या उसमें काफ़ी सारे बीच में सब प्रोडक्ट बने, इंटरमीडिएट बने और फिर बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, तो जो टोटल जो चेंज होता है यानी उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा का जो परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, वो क्या होता है, इक्वल होता है चाहे परिवर्तन किसी भी प्रक्रम से किया जाए। ठीक है, वही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, बट वो यहाँ पर जो है केमिकल की फॉर्म में है। जैसे अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं ना कि जो है प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, ना कि पथ पर निर्भर करता है। तो वही चीज़ है ये भी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पर ही डिपेंड होता है। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पे, इंटरमीडिएट वगैरह बीच में बने या ट्रांजिशन स्टेट आए, कुछ भी हो, उन सब चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता। जैसे ये है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाओ तो चेंज इन एनर्जी क्या होगी, डेल्टा एच। इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ठीक है, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी हो सकती है, एंडोथर्मिक यानी ऊष्माशोषी हो सकती है। डेल्टा एच पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर इसे अगर हम ए बी इन इस पाथ से करें जहाँ पे पहले ए बनेगा फिर बी बनेगा फिर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर भी जो चेंज इन एंथैल्पी है वो डेल्टा एच के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है, ना कि पाथ पे। ठीक है, और आप जानते हैं यही ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, बस उसको केमिस्ट्री में या हम कहें कि केमिकल्स के ऊपर अप्लाई किया गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंग्लिश में भी ये वही चीज़ लिखी है, स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब फॉर ए गिवन रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। यानी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। अगर हम ये कहें कि डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री इज हायर देन डेल्टा एच, अगर हम माने कि ये तीनों मिला करके ये एनर्जी तीनों का मान डेल्टा एच से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, है ना,
और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो बनेगा वो रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि इधर ये एनर्जी ज़्यादा है वो एनर्जी कम है, तो ये वाला काम पहले होगा, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, है ना, उष्माक्षेपी होगी। इस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को पहले हम क्या करेंगे, विभिन्न पदों से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, एनर्जी बहुत सारी निकलेगी, और फिर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाया, मान लीजिए 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकल गई, और प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाया और उसमें 40 फिर से लग गई, क्योंकि ये अगर एक्सोथर्मिक है तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। हमने कहा कि निकलने वाली ऊर्जा तो ज़्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट बनाएंगे तो उस टाइम कम लग रही है, डेल्टा एच का वैल्यू कम है ना। तो हमने कहा यहाँ तो 50 निकली और प्रोडक्ट से जब रिएक्टेंट बना तो 40 लग गई, फ़ायदा कितने का हुआ, 10 का। यानी एक साइकिल में हमको 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी का फ़ायदा हो रहा है। तो हम इस साइकिल को बार बार करते रहेंगे, यानी 50 बनेगी 40 लग जाएगी, फिर 50 बनेगी फिर 40 लग जाएगी, फिर 50 निकलेगी एनर्जी फिर 40 लग जाएगी, यानी हर एक साइकिल में 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी का हमको फ़ायदा होता रहेगा। तो इस टाइप की अगर रिएक्शन हो रही है तो हम उसको बहुत सारी साइकिल उसकी करते रहेंगे, साइक्लिक प्रोसेस करते रहेंगे, क्योंकि खत्म तो होना ही नहीं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, तो कुछ नुकसान तो हो ही नहीं रहा है, उल्टा हो क्या रहा है, बल्कि हर साइकिल में आपको 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती जा रही है। यानी आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आपने एनर्जी क्रिएट कर दी। और आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू दी अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी ऊष्मा को ना तो, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। यानी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है कि फिर हम एक पद द्वारा पुनः रिएक्टेंट, यानी पहले हमने क्या किया, रिएक्टेंट को विभिन्न पदों से प्रोडक्ट में परिवर्तित करेंगे और फिर एक पद द्वारा पुनः रिएक्टेंट में परिवर्तित कर देंगे, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट, जिससे हमको क्या मिलेगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 माइनस डेल्टा H मात्रा के बराबर हमको क्या मिल जाएगी, ऊष्मा उत्पन्न हो जाएगी। और चक्रों की पुनरावृत्ति करके हम क्या कर सकते हैं, असीमित ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग तो यही है, अगर ये चीज़ पॉसिबल है तो उसके अकॉर्डिंग तो हम इसको असीमित जो है ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं पुनरावृत्ति करके, परंतु ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के विरुद्ध है। इसका मतलब क्या है कि डेल्टा H का मान डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर होगा, ना तो उससे ज़्यादा हो सकता है ना ही उससे कम हो सकता है। ये है हैश का नियम, ठीक है। हैश का नियम यही है कि डेल्टा H का मान इन सब डेल्टा के H के जो समेशन है उसके इक्वल होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमने उल्टा भी किया है कि डेल्टा H का मान अगर इन तीनों से ज़्यादा है तो पहले रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएंगे एक पद में, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएंगे बहुत सारे पदों में, तो भी ऊष्मा उत्पन्न होगी, पर यह भी पॉसिबल नहीं है। यानी डेल्टा H इज नॉट हायर देन दिस वन एंड डेल्टा H इज नॉट लेस देन दिस वन, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3। ये चीज़ जो है क्या है, जो हैश का नियम है, ठीक है। उसके बाद है दाब का प्रभाव भी पड़ता है, यानी किरचॉफ नियम, किरचॉफ का लॉ है प्रेशर का इफेक्ट। हमने देखा कि जो ज़्यादातर प्रोसेस हैं वो स्थिर प्रेशर, स्थिर दाब पर होते हैं, यानी प्रक्रम ए से बी जो है वो नियत दाब पर हो रहा है। तो H1, HA एंड HB आर द एंथैल्पी ऑफ इनिशियल स्टेट A एंड द एंथैल्पी ऑफ फाइनल स्टेट B, ठीक है। देन चेंज इन एंथैल्पी, हमने कहा कि ए से बी में प्रोडक्ट ए से बी में चेंज हो रहा है, तो ए की एंथैल्पी क्या होगी HA और बी की एंथैल्पी क्या होगी HB, ठीक है। तो डेल्टा H क्या आ जाएगा HB माइनस HA, ठीक है। इस का हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी नियत दाब पर ताप के सापेक्ष अवकलन किया है तो आंशिक अवकलन होगा, ठीक है। और इसका हो जाएगा डेल्टा HB अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस डेल्टा HA अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इट इज़ कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। यानी कि एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन, अगर नियत दाब पर एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन हो रहा है तो वो नियत दाब पर ऊष्माधारिता के बराबर होता है। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं पहले भी, यानी इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं Cp से। तो ये Cp किसकी है, B की, और ये Cp किसका है, A का। तो ये हो जाएगा, देखिए
डेल डेल्टा एच अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू सी पी बी माइनस सी पी ए, यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा सी पी। ठीक है, ये डेल्टा सी पी, और डेल्टा सी पी जो है वो क्या है, डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी। यह बेसिकली है क्या, हीट कैपेसिटी ऑफ बी और ये हीट कैपेसिटी ऑफ ए, यानी कि उष्माधारिता बी की और उष्माधारिता ए की, और ये डेल्टा सी पी क्या है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की उष्माधारिताओं का अंतर है। यानी डेल्टा सी पी इज द डिफरेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज कॉल्ड किरचॉफ इक्वेशन। इसी को हम क्या कह रहे हैं, किरचॉफ इक्वेशन कह रहे हैं। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये किरचॉफ इक्वेशन है। ठीक है, और ये अगर हम कहें कि कांस्टेंट प्रेशर पे ना होकर के हम कह रहे हैं प्रोसेस कंटिन्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने कहा कि अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहे हैं प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, आपकी बार क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो हम क्या लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, यानी डेल्टा ई इज इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। वही इंटरनल एनर्जी बी की है ई बी और ए की है ई ए, यानी रिएक्टेंट की ई ए, प्रोडक्ट की ई बी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि नियत आयतन पर ताप के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो वो ये चीज़ बनेगी, देखिए है ना, आंशिक अवकलन है। और स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा का ताप के साथ परिवर्तन क्या कहलाता है, स्थिर आयतन पर उष्माधारिता कहलाती है, यानी सीवी, है ना, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। तो पहले होगी प्रोडक्ट की, फिर रिएक्टेंट की, यानी दिस इज इक्वल टू सी वी बी माइनस सी वी ए, यानी डेल्टा सी वी। ठीक है, और ये डेल्टा सी वी क्या है, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड किरचॉफ इक्वेशन। तो वो थी किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये है किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। दोनों पूछे आपको, दोनों लिखनी है, और अगर ये पूछ ले किरचॉफ इक्वेशन लिखिए एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप ये वाली लिखेंगे, और अगर पूछा जाए किरचॉफ इक्वेशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये वाली होगी। ठीक है, अब हमने कहा इफ द वैल्यू ऑफ सी पी इज कांस्टेंट, सी पी की वैल्यू हम जानते हैं कांस्टेंट, सी पी की वैल्यू अगर कांस्टेंट है इन द टेम्परेचर रेंज T1 से T2 के बीच में, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, और इक्वेशन नंबर 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आप जानते हैं डेल्टा एच, ये डेल्टा टी इस तरफ जाएगा तो सी पी डेल्टा टी हो जाएगा ये, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये देखिए डी डेल्टा एच, H1 से H2 तक कर देंगे, और T1 से T2 तक डेल्टा सी पी डी टी का। तो हमने कहा कि सी पी तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा कांस्टेंट, तो ठीक है, और इसका हो जाएगा T2 से T1 तक, और ये हो जाएगा डेल्टा H2 से डेल्टा H1, और डेल्टा Cp बाहर आ गया क्योंकि कांस्टेंट है, और T2 से T1 तक हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, तो डेल्टा Cp का वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 अपॉन T2 माइनस T1। इक्वेशन नंबर 3, ये भी किरचॉफ इक्वेशन को लिखने का ही एक तरीका है। ठीक है, ऐसे ही जब इक्वेशन नंबर 2 का अगर आप इंटीग्रेशन कर दोगे T1 से T2 के बीच में, तो उसका फॉर्मूला ये बनेगा, डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 अपॉन T2 माइनस T1। ये भी इक्वेशन है, किरचॉफ इक्वेशन ही है ये भी। ठीक है, बट ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है। ठीक, और अगर टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा हाई है, देन द वैल्यू ऑफ Cp चेंज विद टेम्परेचर। देखिए, ये तो तब है जब Cp कांस्टेंट है टेम्परेचर के साथ में, और अगर Cp बदल रहा है टेम्परेचर के साथ में, यानी टेम्परेचर की रेंज बहुत ज़्यादा हाई होगी, तो क्या होगा, Cp की वैल्यू बदलती है टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ। तो उस केस में Cp को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। Cp की वैल्यू क्या होती है, वो होती है अल्फ़ा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, चलता रहेगा ऐसे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ क्या है, कॉन्स्टेंट है, जो डिपेंड कर रहे हैं किस पे, नेचर ऑफ मैटर की प्रकृति पे, पदार्थ का जो प्रकृति है उस पर डिपेंड करते हैं। तो डेल्टा Cp क्या हो जाएगा, ये तो Cp की वैल्यू है, डेल्टा Cp क्या हो जाएगा, डेल्टा अल्फा प्लस टी डेल्टा बीटा प्लस T2 डेल्टा गामा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 5 जो Cp की वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और फिर वही T1 से T2 के बीच में समाकलन कर देंगे। अब Cp कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखिए इक्वेशन नंबर 1 को हमने इसी तरीके से किया था जब समाकलन किया था, तो डी डेल्टा एच H1 से H2 तक, और T1 से T2 तक क्या, डेल्टा Cp dt। अब डेल्टा Cp की वैल्यू ये वाली है, ये पुट करेंगे यहाँ पर हम, देखिए यहाँ पे ये पुट कर दी वैल्यू, और dt आ गया, तो ये हो गया, इसका तो हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1। ठीक है, और T1 से T2 तक इस पूरे का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे।
और इसका समाकलन करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, क्योंकि ये भी एक इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 इजिकल टू, ये आएगा डेल्टा अल्फ़ा बाहर T2 माइनस T1 प्लस डेल्टा बीटा बाई 2 T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा गामा बाई 3 T2 का क्यूब माइनस T1 का क्यूब प्लस डैश डैश डैश, इसके आगे भी कुछ है तो चलता रहेगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं कॉल्ड इंटीग्रेटेड किरचॉफ इक्वेशन, यानी समाकलित किरचॉफ समीकरण है ये। अगर इस तरीके की आती है तो ये भी आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। इस तरीके से ये यूनिट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाती है, फर्स्ट यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद हम सेकेंड यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बीएससी वालों के लिए मैं डालूंगा। और मैं पूछ लूँगा कि बीएससी बीएड वालों के लिए भी अभी डालनी है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मुझे पता है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो एक बार पता कर लेता हूँ मैं नीता मैडम क्या कहती हैं कि अभी पोस्टपोन हुए हैं, तो अगर आपको आगे कंटिन्यू कराना है तो मैं आपके भी डाल दूंगा, और अदरवाइज़ नहीं तो बीएससी वालों के तो डाल ही देंगे, ठीक है। आपके जब होगा तब डाल देंगे। ओके, थैंक यू।